बिहार के हर इलाकों में आप जब जाइएगा तो बिहार के हर अलग अलग क्षेत्रों में आम के अलग अलग वैरायटी मिलेंगे। उनमें से कुछ ऐसे भी आम हैं जो विश्व विख्यात है, जिसमें से पटना का दिग्गा मालदा कह सकते हैं, जर्दालू, जर्दा आम। ऐसे कई आम हैं जो बिहार को एक विश्व के मानचित्र पटल पे आम को लेके अपनी एक पहचान दिलाता है। और इन दिनों जो है इन तमाम आमों में जो दिग्घा का दुधिया मालदा आम है, इसको उन तमाम आमों का राजा भी कहते हैं। और इस आम की इतनी खासियत है कि जो इसका एक बार स्वाद चख लेता है तो वो अब जब भी उसको कोई आम खाने की इच्छा होती है तो वो आम केवल दुधिया मालदा का ही डिमांड होता है। और ये आज नहीं बल्कि आज से करीब 3 से 4 दशक पहले उस दौर के जो जाने माने लोग, हस्तियां थीं, जो जब कभी बिहार और बिहार की राजधानी पटना में आए तो उन्होंने दुधिया मालदा का स्वाद चखा, तो फिर उसके बाद इसके वो मुरीद से हो गए। और इस दुधिया मालदा की क्या खासियत थी और कौन कौन से जो हमारे इतिहास में जो हमारे महापुरुष थे जिन्होंने इसका गुणगान किया, इसका एक अलग ही अपने जरिए से व्याख्यान किया, इन तमाम विषयों को लेके हम बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह से दुधिया मालदा के जीआई टैग को लेके जो करीब करीब 80% तक का जो कागजी प्रक्रिया होता है वो माना जा रहा है कि पूर्ण हो चुका है और अगले साल तक संभवतः इसे जीआई टैग मिल भी सकता है। तो जीआई टैग मिलेगा, उसके बाद तो इसका एक अलग ही भौगोलिक जो पहचान है उसमें एक स्थान मिलेगा ही। लेकिन इस दुधिया का दिग्घा का मालदा जो है वो कितना खास है और कैसे इसे दुधिया मालदा का दिग्घा का कहा गया, दुधिया मालदा ही नाम क्यों पड़ा। और मालदा आम को लेके तो कई तरह के अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दुधिया मालदा जो दिग्घा का जो उनका है मालदा, ये इसका अलग चर्चा है। और इन तमाम जो दुधिया मालदा को लेके जो जिक्र होता है उसमें एक किताब भी है, बिहारी व्यंजन। रविशंकर सर हैं और सर ने उस किताब को लिखा है और बिहार के अलग अलग व्यंजनों को लेके भी इन्होंने बहुत ही विस्तार से चर्चाएं की हैं। उसका ऐतिहासिक महत्व को जोड़ते हुए, आधुनिक परिवेश को जोड़ते हुए उसका वर्णन किया है। तो दिग्घा को लेके भी बात करेंगे सर से और जानेंगे कि जो पटना का दिग्घा का जो दुधिया मालदा है वो कितना सर खास है। कहने में तो सुनने में आता है सर कि राष्ट्रपति जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, उन्होंने भी इसका एक अलग ही अपने अनुसार व्याख्यान किया था। कितना खास है सर ये दिग्घा का दुधिया मालदा और भी आम बिहार के? जी सर। सबसे पहले तो आम फलों का राजा है, मालदा उन आमों का राजा है, और दीघा का जो मालदा है, दुधिया मालदा, मालदा का राजा है। ये बात कही है महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। उनकी आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा में वो लिखते हैं, वो उन दिनों भीखम दास ठाकुरबाड़ी है बाकरगंज में, वहाँ पे वो ठहरे हुए हैं। वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब वो आए हैं तो यही मौसम है और वहाँ पे दीघा का मालदा आया होता है। वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, वो जब यहाँ पे आए, उत्तर प्रदेश के भी सारी किस्मों का उन्होंने अपने जीवन काल में आनंद उठाया। लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझे पता न था कि इतना दूधिया स्वाद और इतना बेहतर स्वाद जब आपके अंदर घुले, जब वो जाए तो मिस्री की तरह लगे। वो उन्होंने इसकी ऐसी विवेचना की है और उन्होंने अपने उस लेख में बताया है कि दीघा का जो मालदा है, दूधिया मालदा, वो बहुत ही विशिष्ट है। अब आप आ जाइए उसकी विशिष्टता क्यों है। एकदम पतला छिलका, ज़्यादा गूदा, और उस गूदे का एक एक जो हिस्सा है, अंश है, यदि आप अलग से भी लेकर के खाते हैं तो वो मिश्री की तरह आपके अंदर वो घुलती हुई महसूस होती है। इस कारण दूधिया मालदा की खासियत है। कहते हैं, आप पुराने लोगों से मिल लीजिए, कि कभी दूध से सींचा जाता था उन पौधों को। अब ये कितना सच है, लेकिन ये एक लोक परंपरा है कि, और इस कारण से इसको दूधिया मालदा की संज्ञा दी गई। अब आप आ जाइए कि आम और बिहार का बहुत पुराना नाता है। अब आप देख लीजिए कि महात्मा बुद्ध जब यहाँ पे आए और उन्होंने जब अपने बुद्धत्व की प्राप्ति में वो राजगृह में रहे, वो नालंदा में रहे, वो बोधगया में रहे, और इसके बाद जब बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई तो वो वैशाली में भी रहे। लंबा समय, कई वर्षावास उन्होंने यहाँ व्यतीत किया। तो महात्मा बुद्ध का बहुत प्रसिद्ध जो ठिकाना होता था वो आम्रवन ही होता था। आप राजगृह में जाइए, आज भी जीवक आम्रवन है वहाँ पे, आज भी वो मौजूद है, आप देख सकते हैं उसको।
जीवक एक महान वैद्य होते थे बुद्ध के कालखंड में, और कहते हैं कि बुद्ध का भी कभी उनकी भी तबीयत खराब हो जाती थी तो जीवक वहाँ पे जाकर के उनका उपचार किया करते थे। तो उस जीवक ने का एक बड़ा आम्रवन उनकी माँ ने लगाया था। उनकी माँ कहते हैं कि गणिका थी और वो राज दरबार में, मगध के राज दरबार में वो रहती थी। और उन्होंने जिस आम के बागान को लगाया वो आज जीवक आम्रवन के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा आम्रवन आ जाइए जो बुद्ध काल के कालखंड से जुड़ा हुआ है, वो है नालंदा में। उसको नालक ग्राम की संज्ञा दी जाती है। और हवलदार त्रिपाठी सहृदय की एक किताब है, बौद्ध धर्म और बिहार, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जब वो उस आम्रवन में आते हैं तो वो उनका जो स्वागत है वो आम से होता है। और वही जब वैशाली पहुंचते हैं वही बुद्ध, तो आम्रपाली, उनका नाम अम्बपाली था पहले, और कहते हैं कि जब भी वहाँ के शिष्यों को उपहार में देने के लिए लिच्छवी गणराज्य ने भी उनको आमंत्रित किया था, लेकिन वो लिच्छवी गणराज्य का जो उनका आगमन नहीं हुआ, वहाँ जाकर के उन्होंने आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। और वो आम्रपाली, चूँकि आम्रपाली की उनमें बड़ी निष्ठा थी, तो इसकी कहानियाँ वो सुन चुके थे, तो वो गए हैं तो एक आम्रवन में, वैशाली के एक आम्रवन में गए हैं। और उस कहते हैं कि उस आम्रवन में जो आम उनको दिए गए, बाद में आम्रपाली उस आम को कहा गया। तो बिहार का बड़ा पुराना नाता है इन आमों से, इन आम के किस्सों से, इनकी कहानियाँ बड़ी पुरानी हैं। बुद्ध का भी जिक्र भी है कि जितने भी उपदेश या कुछ संदेश देना होता था तो आम के बगीचों को ही ज़्यादा हाँ कहते हैं ऐसा कि वो तो कई जगह ठिकाने बनाते थे, लेकिन पुराने दौर में ये बागीचे बहुत बड़े एक मीटिंग के केंद्र होते थे। याद है हम और आप बचपन में देखते थे कि कोई पंचायती होती थी तो वो आम के बगीचे में होता था, जो या फिर जो स्थानीय बागीचा आसपास में जो दिख रहा है वहाँ पे होता था। तो इसका तो ये पुराना, देखिए आम के पौधों के नीचे या आम के बागान के नीचे पूरा का पूरा समझिए कि एक सामाजिक संस्कृति विकसित होती रही है, विमर्श होते रहे हैं, विवेचना होती रही है, और समाज गढ़ा गया है इन आम के बागान के नीचे। अब आप आ जाइए दूधिया मालदा पे, एक बार फिर से हम लोग पहुँचते हैं। तो फाहियान यहाँ पे आए हुए होते हैं, 4वीं शताब्दी ईस्वी की बात है, और वो अशोक राजपथ पे टहल रहे होते हैं। अशोक राजपथ ने कहते हैं कि वो बहुत बड़ा एक राजमार्ग उन्होंने बनाया था जो आज भी है। और फाहियान ने जिक्र किया है कि उस कुसुमपुर, उस समय पुष्पपुर नाम था इस शहर का, चूँकि कहते हैं कि फूलों के पेड़ों की संख्या काफ़ी थी। अभी तो इन दिनों अमलतास के पौधों से पूरा का पूरा शहर आप देख रहे हैं किस प्रकार से सौंदर्यीकृत है। तो उस समय भी यही हाल रहा होगा। वो कहते हैं कि वो इस शहर की शोभा न केवल उन फूल के पेड़ों से है बल्कि आम के पेड़ों से भी है। तो कभी यही मौसम रहा होगा जब आम की सौंधी महक, मंजरियों की खुशबू उनके पास पहुँची होगी, और वो उन्होंने उसकी विवेचना, उन्होंने कहा है कि उस राजमार्ग पे बहुत सारे आम के पौधे हैं जो इस शहर की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। तो फाहियान ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा, और देखिए उसके बाद से राहुल सांकृत्यायन ने लिखा, और उसी दौरान प्रथम राष्ट्रपति जो हमारे हुए राजेंद्र बाबू, उनको कौन भूल सकता है। आप देखिए कि पूरा बिहार का बिहार विद्यापीठ, जहाँ वो आंदोलन के पहले, जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसके पहले उन्होंने वहाँ ठिकाना बनाया, और उसके बाद भी उन्होंने जब राष्ट्रपति बन करके सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने यहीं उसी को अपना आशियाना बनाया। वो भी जब राष्ट्रपति रहे तो उन्होंने काफ़ी उस मालदा का प्रचार प्रसार किया, और वो कहते हैं कि किसी को उपहार में देना होता था तो वो दीघा का मालदा आम ही देते थे। शायद वो भी अगर आम खाना होता था तो इसका ही सबसे पहला उनका वो जिक्र करते थे कि आप जो चूँकि पटना के निवासी हैं, पटना वासी कहीं भी रहें, वो लंदन में भी रहेंगे, उनको दूधिया मालदा का आप जिक्र करिएगा तो ऐसा तो नहीं कि वो लंदन में आम नहीं खा रहे हैं, वो अल्फांसो भी खा रहे हैं। महाराष्ट्र के किसी आप बिहारी लोगों से बात करिए और उनको केवल जिक्र भर करिए कि दीघा का मालदा आपका इंतजार कर रहा है इस मौसम में, तो वो कहेंगे कि भाई, वो व्याकुल हो जाएंगे, कहेंगे कि आप भेज दीजिए उसको। तो ये है इस आम की महत्ता है। तो सर, आम और आम इंसान का एक नाता भी है। कहते हैं कि और कोई फल किसी के पास पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन आम जो होता है वो हर किसी के पास पहुँच जाता है। तो अभी दीघा मालदा का जो ये दूधिया मालदा नाम पड़ा, तो क्या ये जो दूध की सिंचाई की जो बातें होती है, क्या वही था इसकी कहानी, या इसका और भी कुछ एक वैज्ञानिक कारण हम समझना चाहेंगे? देखिए, कई बातें लोक में छिपी होती है। लोक में जो बातें होती है उसका बहुत वैज्ञानिक सार आप नहीं ढूंढ सकते हैं। लोग कहते हैं कि भाई हम दूध में मिले पानी से उसको सींचते थे, और उसका स्वाद भी एकदम दूध की तरह लगता था। आप दूध में दूधिया मालदा घोल दीजिए, फिर उसका स्वाद आप चखिए, फिर देखिए कि वो उसका स्वाद किस प्रकार से अप्रतिम होता है। तो कुछ ना कुछ नाता रहा होगा, और ये लोक का नाता है।
आप इसमें कोई विज्ञान नहीं ढूंढ सकते, आप इसमें कोई तथ्य नहीं ढूंढ सकते, आप इसमें तर्क नहीं ढूंढ सकते। ये लोक की परिभाषा है, और लोक की परिभाषा जो होती है वो लंबे समय तक अध्ययन करके, लोक का अध्ययन होता है और उसके अध्ययन करके वो सामने आता है। तो लोक में ये चीज़ें हैं। और आज भी आप पुराने लोगों से बात करिए, या फिर जिनके घर में भी 2-4 पौधे पेड़ बच गए हैं दूधिया मालदा के, आप उनसे बात करिए। वो कहते हैं कि एक समय सिंचाई वो परंपरा के लिए ही सही, लेकिन वो दूध मिश्रित पानी से करते हैं। सर, ये अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये पटना का पुराना सचिवालय के तौर पे जाना जाता है। पीछे विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। देश की पूरी कहानी, माफ़ी चाहता हूँ, प्रदेश की पूरी कहानी और विकास की तो पूरी जो ग्राफ खींची जाती है वो इन्हीं परिसर के कैंपस से खींची जाती है। तो इन्हीं कभी शायद ये भी जो इलाका था ये सोन और गंगा का एक संगम कह सकते हैं कि वाला इलाका था। और मिट्टी का कुछ खासियत है सर वो दूधिया मालदा को लेके, वो क्या है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं ये सोन का रिवर बेड हुआ करता था। जब ये नया राज्य बना बिहार अपना, तो यहाँ पे हार्डिंग उस समय गवर्नर हुआ करते थे, लॉर्ड हार्डिंग। और उन्होंने कहा कि भाई पटना शहर को नए सिरे से बसाना है, जो राजधानी हो, जिसमें सचिवालय हो, कोर्ट हो। तो उन्होंने एक इंजीनियर को यहाँ पे भेजा कि आज तुम जा करके अध्ययन करके आओ। उस इंजीनियर ने जब अध्ययन किया, उसका नाम था जोसेफ फेरिस म्यूनिंग्स। वो इंजीनियर था जिन्होंने पुराना सचिवालय का ये भवन भी बनाया, जो हमारे पास में ही है। उसी का एक प्रतिरूप देखिए इधर भी है, ये भी पुराना जो सचिवालय है उसी का बनाया हुआ है। तो उसकी स्टडी रिपोर्ट आप पढ़िए कभी मौका मिले तो। उसने कहा है कि जब वो अध्ययन करने के लिए यहाँ पे आया तो उसको एक रिवर बेड दे दिया गया। तो वो कहता है कि भाई आपने मुझे रिवर बेड अपना दे दिया है, तो उस रिवर बेड पे मैं शहर बसाऊंगा तो कहीं ये जल प्लावन का शिकार ना हो जाए। बाद में हम लोगों ने देखा भी, कुछ सालों पहले पटना में बहुत भारी बाढ़ भी आई थी, तो पूरा इलाका ये जल प्लावित हो गया था। तो ये सोन का रिवर बेड है। और कहते हैं कि दूधिया मालदा जो है, उसकी जो आम की जो विशिष्ट किस्म है, वो गंगा और सोन का जो मिलन हुआ और उसकी जो माटी हुई, उर्वर मिट्टी हुई गंगा और सोन के मिलन से, वहाँ पे यह आम फलित हुआ और उसके बाद इसने अपनी प्रसिद्धि पूरे दुनिया में बनाई। अभी क्या स्थिति है आम के, और भी आम को लेके सर क्या कुछ है बिहार में? क्या कुछ ऐसी कहावतें हैं, अगर जर्दालू या जर्दा की बात की जी जी, क्या कुछ? देखिए आम तो यहाँ पे हर इलाके में आप जाएंगे कहीं न कहीं कोई विशिष्ट आम आपको मिल जाएगा, क्योंकि पूरा इलाका खेती पर निर्भर रहा है, पूरा कृषि प्रधान हमारा समाज है। उद्योग धंधा ही है। हाँ। अब देखिए कि इस पूरे आम के इस सीजन में कितने हजारों नौकरियाँ मिलती है लोगों को। लोग बेचते हैं आम को, बेच करके अच्छी खासी कमाई करते हैं। कई लोग पेड़ ही खरीद लेते हैं। आपको पता है कि मंजर के समय में ही पेड़ खरीदे जाते हैं यहाँ पे बिहार में, और पहले से ही लोग पेड़ की बुकिंग कर लेते हैं। तो रोजगार का एक सृजन तो वहाँ से हो ही रहा है। दीघा मालदा को अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है, ये बहुत विडंबना की बात है, क्योंकि इसके बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं जिसके आधार पे इसके जीआई मांग की तुरंत करनी चाहिए। आप देखिए कि जर्दालू के बाद बनारस के लंगड़ा आम ने क्लेम किया जीआई को लेकर के, उसको जीआई मिल गया। जबकि हमारा जो मालदा है, दीघा का दूधिया मालदा, वो ज़्यादा पुराना और ज़्यादा बेहतर है। ये स्वाद के शौकीन कहते हैं, जो दोनों आमों का उन्होंने तुलना की, तो उसको मिल चुका है। लेकिन ये अच्छी बात है कि सरकार अब पहल कर रही है इस विषय पे, और पूरा डॉक्यूमेंट जुटा लिए गए हैं। अभी तक कहते हैं कि 1500 से 2000 पेड़ हैं जो यहाँ चिन्हित किए गए हैं। लेकिन देखिए अंकित जी, ये वाकई में बहुत ही आपकी जो ये धरोहर है दीघा का मालदा, कुछ सालों में हो सकता है ख़त्म हो जाए यदि आप इसका संरक्षण नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार संरक्षण की दिशा में आगे आई है। ये बहुत सुखद स्थिति है। और अब तो पेड़ 80 रुपये में पड़ रहा था अखबार में, 80 रुपये से 100 रुपये की कीमत में ये लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि पटनावासी इसको हाथों हाथ लेंगे, और जितना ज़्यादा इस पेड़ का यहाँ पे पौधारोपण किया जाएगा, वो आने वाले दिनों में हमको फल के रूप में एक दीघा की जो पुरानी याद है वो हमारे जहन तक जीवित रहेगी। धन्यवाद सर। सर के साथ ये आज की जो चर्चा थी वो दीघा का दूधिया मालदा पे था, लेकिन सर की जो अलग अलग बिहार के जो व्यंजन हैं, जो फल हैं, उनको लेके भी इनका अपना एक अनुभव है, एक शोध है, उस पर उन्होंने काम किया है। तो आने वाले समयों में कुछ अन्य विषयों को लेके हम फिर इनसे मिलेंगे। लेकिन दीघा का दूधिया मालदा को लेके जो इसके विस्तारीकरण की जो बातें हो रही है, उसको लेके सरकार काफ़ी इस बार एक्टिव दिख रही है। बीते दिनों बिहार सरकार के जो कृषि विभाग के सचिव है, उन्होंने उद्यान निदेशालय को आदेश दिया है कि बिहार के हर जिलों में करीब 200 के आसपास पेड़ भेजे जाएं और उसका पेड़ लगाया जाए, ताकि इसका विस्तारीकरण किया जा सके और
इसको जो भौगोलिक जो एक नाम दिलाने की तैयारी है, दर्ज दिलाने की, जीआई टैग दिलाने की जो बातें की जा रही है, करीब करीब इसके 80% जो काम हैं वो पूरे हो चुके हैं और भी जो बीच में कुछ ऐसे काम होते हैं जो शायद चरण ब चरण डिमांड जब होते हैं कागजात तो वो दिए जाते हैं, तो उसको लेके काम किया जा रहा है। तो उम्मीदें हैं कि संभवतः कि शायद अगले साल 2026 पटना का, दीघा का दुधिया मालदा के लिए जीआई टैग के साथ एक अच्छी खबर लेकर सामने आए। उम्मीद करते हैं कि ये दीघा का जिस तरह से स्वाद और इसके स्वाद वाले जो लोग हैं, इसके नाम सुनते ही वो इसकी डिमांड करने लगते हैं और कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये तैयारी है और दीघा की ये कुछ खासियत थी जो लोग चर्चाओं में थी, उन्हीं चर्चाओं को हमने आपको बताने का प्रयास किया। ये दीघा से जुड़ी हुई जानकारी, दीघा मालदा से जुड़ी हुई जो दुधिया मालदा से जुड़ी जानकारी है, आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और भी अन्य विषयों को लेके और आम के अलग वैरायटी और उससे जुड़ी हुई इतिहास को लेके हम फिर आपके बीच रूबरू होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।